हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक फाइनल टचअप ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के थियरी वीडियो आपके लिए लाया हूं, जिसमें आपको सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन यहां पर डिस्कशन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। सो बिलीव करें, आप एंड तक ये वीडियो के बने रहे एंड फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएं। अपने प्लस टू के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ये शेयर कर दो, बिकॉज ये वीडियो में एक ही वीडियो में मैं सारा थियोरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, तो एंड तक आप बने रहना। चलो बिना डिस्कशन किए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो अगेन बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो पढ़ना क्या क्या। सर जी आप फटाफट बताइए। सबसे पहले ये सारा का सारा डिफरेंशिएशन हमें देखना है। ये डिफरेंशिएशन सारा का सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप एक भी मिस नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप एक चीज आप लेकर चलना माइंड में, जो सबसे बड़ा थंब रूल है कोई भी एग्जामिनेशन का, आप जिस टॉपिक को स्किप करोगे वही एग्जाम में आता है। तो प्लीज मेक श्योर करके चलना, आप ये सारा का सारा थियोरेटिकल पार्ट आप ऑन योर टिप लर्न करके जाओ, बिकॉज समझ कर आप समझ सकते हो, बट जब तक आप लर्न नहीं करोगे आप लिख ही नहीं पाओगे। तो प्लीज लर्न कर लेना। चलो फटाफट डिस्कशन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, difference between net export, NFIA, national income, current price and constant price, real flow, money flow, stock and flow, GDPMP and NNPFC and direct tax and indirect tax। ये सारे डिफरेंशिएशन है जो एग्जाम में आते हैं। फिर इनकम मेथड, देयर प्रिकॉशंस, एक्सपेंडिचर मेथड एंड देयर प्रिकॉशंस, वैल्यू एडेड एंड देयर प्रिकॉशंस, एंड एट द एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़कर ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। चल बट बिफोर वी स्टार्ट, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपके डिफरेंशिएशन है या प्रिकॉशंस है, मोस्टली डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली डिफरेंशिएशंस में कम पूछे जा रहे हैं। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पैराग्राफ आपको दे देगा और उसे बताने बोलेगा कि वेदर इट इज इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। तो आप देखकर पैनिक मत होना, आप सबसे पहले डेफिनेशन को मेमोराइज करना कि फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। तो आप जब तक आप डेफिनेशन को एनालाइज नहीं करोगे, आप मे भी चांसेस है कि आप गलत बोल दोगे। तो मेक श्योर करके चलना, ये कुछ भी पूछे एंटायर बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो इंडियन हो, मैं सबका एक ही थंब रूल बताऊंगा। आपको जो पढ़ाया है, आपने जो पढ़ रखा है, पहले उसको मेमोराइज करना, उसके बाद उसके ऑप्शंस को देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ज्ञान की बात भी देना जरूरी है ना। चलो, so difference between factor income and transfer income. Factor income is a type of income which is earned by rendering factor services, and transfer income is a type of income which is earned without rendering factor service। मतलब हम जब सर्विस देने के बाद जो कमाते हैं या प्रोडक्टिव एक्टिविटी होने के बाद जो कमाते हैं, that is said to be factor income। but ट्रांसफर इनकम वो इनकम होता है बिना कोई सर्विस दिए, बिना किसी के काम किए, बिना प्रोडक्टिव एक्टिविटी किए जब हम कमाते हैं, दैट इज सेड टू बी ट्रांसफर इनकम। जब सर्विस देकर कमाएंगे उसको फैक्टर इनकम बोलेंगे, फ्री फोकट का कमाएंगे दैट इज सेड टू बी ट्रांसफर इनकम। So it is included in domestic and national income, but it is neither included in domestic and national income। ये domestic and national income include नहीं होता है, because income तो है but बिना कोई सर्विस दिए कमाते हैं, तो कभी भी वो इनकम को हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं। ये गलत है, पीपीटी बनाने वाले बदमाशी किया है। इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट लिखेंगे यहाँ पे, अर्निंग कॉन्सेप्ट एंड इट इज रिसीव कॉन्सेप्ट। क्यों? बिकॉज इसको कमाया जाता है और ये फ्री फोकट का मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट एंड इट इज रिसीव कॉन्सेप्ट। चलो अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है जो फाइनली प्रिपेयर्ड है, बट इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो आधा अधूरा बना है, येट वैल्यू इज टू बी एडेड। So final goods are those good which is either used for consumption or for investment purpose, because वो बनकर रेडी है। जब वो बनकर रेडी है उसको दो ही चीज करेंगे, या तो कंजम्पशन करेंगे या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट इंटरमीडिएट गुड्स अभी बना नहीं है, तो इट इज आइदर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन पर्पस। या तो उसको रीसेल करेंगे या तो उस पर अभी भी फर्दर प्रोडक्शन करना बाकी है। फाइनल गुड्स, जब ये गुड्स बनकर रेडी है तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम इंक्लूड होगा। बट जब ये बनकर रेडी नहीं है, इसमें या तो रीसेल करना पड़ेगा या तो इसमें और भी प्रोडक्शन करना बाकी है। तो जब ये बना ही नहीं है तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम।
जब ये बनकर रेडी है तो इट इज रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर, जब ये रेडी नहीं है तो इट इज नॉट रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर। ये फाइनल गुड्स है, ये बनकर प्रिपेयर्ड है, ये रेडी है, सो दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुका है। क्यों? बिकॉज दे आर फाइनल गुड्स, ये ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, बट यहां पर दे आर स्टिल इन द प्रोडक्शन बाउंड्री में। क्यों? बिकॉज इट इज आइदर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन पर्पस, अभी भी प्रोडक्शन करना बाकी है। For example, milk purchased by household is a consumption good, but milk purchased by dairy shop is intermediate good. क्यों? Because या तो उसको रीसेल करेंगे या तो फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। मेक श्योर करके चलना, ये जो आपका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड है, किसी पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर चीज वो फाइनल गुड्स होता है, तो किसी पर्सन के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारा चीज आप ले सकते हो। सपोज आप मिल्क परचेस कर रहे हो, तो आपके लिए वो फाइनल गुड्स है। बट अगर स्वीट शॉप अगर वो मिल्क को परचेस कर रहा है तो ऑब्वियसली स्वीट्स बनाने के लिए करेगा, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन दैट वेदर इट इज फाइनल गुड्स और वो इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये चीज मेक श्योर करके चलना। चल, ये भी डन हो गया, दो डिफरेंसेस करा दिया। अब आता है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो सबसे पहले आप जान लो डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी, और नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। ऐसा सिर्फ एक नहीं, बहुत सारा डिफरेंसेस पूछ सकता है। जीडीपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमसी, एमसी नहीं, गलत हो गया, एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, ये चीज आपको पूछ सकता है। तो सबका डेफिनेशन एक ही रहेगा, द ओनली डिफरेंस इज ये डी एंड एन का डिफरेंस आएगा। जहां पर भी डोमेस्टिक आएगा बोल देंगे प्रोड्यूस बाय डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और जहां पर एन आएगा बोल देंगे प्रोड्यूस बाय द एंटायर वर्ल्ड। बाकी सब सेम रहेगा। जैसे इट रेफर्स टू द territorial concept, it refers to the final value of goods and services produced by domestic territory of a country। सर फाइनल गुड्स क्यों बोले? बिकॉज अभी जस्ट मैंने बताया नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है, उसके अलावा और कोई भी गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। That's why it refers to the final value of goods and services produced by domestic territory of a country। domestic territory क्यों है? बिकॉज डोमेस्टिक है, ठीक है। बट इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ या फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज ये नेशनल है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, बिकॉज डोमेस्टिक पर बेस्ड है, बट ये नेशनल कॉन्सेप्ट है, तो इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब जब ये एनडीपीएफसी है, मतलब डोमेस्टिक है, इट डू नॉट इंक्लूड एनएफआईए, बट इसको हम क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी बोलते हैं, तो इट इंक्लूड्स एनएफआईए। तीन हो गया। एक मेरी तरफ से फ्री एक और डेफिनेशन, ये एक और डिफरेंस, इट इज डिनोटेड एज एनडीपीएफसी एंड इट इज डिनोटेड एज एनएनपीएफसी। डन। अब आता है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस दोनों में फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घटता है, बट देयर इज डिफरेंट रीजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। दोनों में फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घटेगा, बट रीजन अलग होगा। डेप्रिसिएशन में फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घटने के रीजन अलग है, एंड कैपिटल लॉस में फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घटने का रीजन अलग है। क्या रीजन है सर, फटाफट बताइए। सो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेट, जो इसको कंटिन्यूअसली यूज करने के बाद समय के साथ उसका वैल्यू खराब हो जाता है, कम हो जाता है, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन कैपिटल लॉस रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसमें भी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घटता है, बट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, इसमें अगर आपका फिक्स्ड एसेट हैम्पर करता है उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। प्रोविजन कैन बी मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपको पता है कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद आपके कार का वैल्यू, कार वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कार का वैल्यू घटने वाला है। अब कार का वैल्यू घटने वाला, उसके लिए आप पहले से करेक्टिव मेजर्स आप अपना सकोगे कि नहीं? बिल्कुल अपना सकोगे। तो प्रोविजंस कैन बी मेड। आपको पता है 20 साल बाद आपका कार का वैल्यू 0 है, तो आप पहले से न्यू कार खरीदने के लिए प्रिपेयर करके रखोगे। बट यहां पर नेचुरल कैलेमिटीज है, ये एक अनसर्टेनिटी होता है, ऑब्वियसली सर्टेन तो नहीं होता है। सो नो प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब आपका गाड़ी चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज में खत्म हो गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके लिए प्रोविजंस नहीं रख सकते हो, ठीक है। इट डू नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन पर्पस। डेप्रिसिएशन के कारण प्रोडक्शन पर्पस हैम्पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज वो एक्सपेक्टेड होता है कि भैया ये कभी ना कभी तो खराब होगा, तो खराब होने से पहले ही आप उसको रिपेयर कर लोगे या नया परचेस कर लोगे। बट ये आपको पता ही नहीं है कि भैया ये कब हैम्पर होगा, तो आपका प्रोडक्शन खराब हो सकता है,
एक और मेरे तरफ से फ्री में एक और पॉइंट, इट इज नोन एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। याद रखना, ये हो सकता है पूछ दे डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन या कैपिटल लॉस, वीवीआईपी है, वीवीआईपी, या आपको पूछ देगा डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो ये भी रखना, एक्सपेक्टेड मतलब डेप्रिसिएशन, अनएक्सपेक्टेड मतलब कैपिटल लॉस। सर जी डन हो गया। चलो नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जो कंज्यूम कर सके एंड कैपिटल गुड्स जो ह्यूमन बीइंग को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता है, जैसे मशीन्स हो गया। सो कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड व्हिच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली, बट कैपिटल गुड्स आर दोज गुड व्हिच डू नॉट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली। ये डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता है, मोस्टली आप मशीन्स ले सकते हो। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता है बिकॉज ये कंजम्पशन गुड्स है, बट इट प्रमोट प्रोडक्शन एक्टिविटी बिकॉज अभी मैंने बताया मोस्टली कैपिटल गुड्स आर रिलेटेड टू मशीन, ये प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। इट्स लाइफ स्पैन हैज लिमिटेड, इसका लाइफ स्पैन कम होता है या लेस देन 1 ईयर होता है, और इसका लाइफ स्पैन मोर देन 1 ईयर होता है बिकॉज ये मशीन्स है। तो यहां से भी पूछेगा, मेक श्योर करके चलना, आपको सब का सब फुल कॉन्फिडेंट में याद हो। चलो डिफरेंस बिटवीन नेट एक्सपोर्ट एंड एनएफआईए। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंडिया कितना फाइनली एक्सपोर्ट किया है, एंड एनएफआईए क्या होता है, इंडिया फॉरेन कंट्री से कितना कमाया। सो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हम बोल सकते हैं इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम माइनस टू। जब ये फैक्टरिंग कम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टरिंग कम टू अब्रॉड के डिफरेंस को एनएफआईए बोलते हैं। So it refers to the difference between factoring income from abroad and factoring income to abroad. अब ये तुम्हारे कंट्री के बारे में बताता है, so it is a domestic concept. ये वर्ल्ड के बारे में बता रहा है कि इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना कमाया, that is national concept. It includes non-factor service भी आता है, but it includes factor service only. तो ये चीज मेक श्योर करके चलना, ये सारे डिफरेंसेस आपको ऑन योर टिप यहां पर पता रहे। चलो डन। अब आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर का पापा, फादर ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन, दैट इज ये वाला वीवीआईपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकर चलना, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। इसको अलग अलग वे में पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूल के भी मिस मत करना। क्या है, इट रेफर्स टू द, यहां नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है और यहां पर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है, मतलब दोनों में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें करंट ईयर पे करते हैं और इसको कांस्टेंट प्राइस पर करते हैं। करंट ईयर मतलब अभी के प्राइस पे करते हैं, कांस्टेंट मतलब बेस ईयर के प्राइस पे करते हैं। बेस ईयर हमेशा हमारा छोटा ईयर होता है। सपोज जैसे 2018 को कंपेयर करेंगे 2025 से, तो आपका बेस ईयर हमेशा 2018 होगा, छोटा ईयर को हमेशा हम लोग बेस ईयर बोलते हैं। ये चीज इसके बारे में पढ़ने वाले। बेसिकली दोनों के बीच में हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, बट कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है। इसको करंट ईयर में करते हैं, इसको बेस ईयर में करते हैं। तो विच इज गुड वो हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे, फिलहाल इन लोग दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। सो इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अगेन फाइनल गुड्स क्यों लेंगे, बिकॉज नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होता है। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, वो नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। मेजर एट करंट ईयर प्राइस। It refers to the money value of final goods and services produced by normal resident of country at current year price. यहाँ पर money value of final goods and services produced by normal resident of country at base year price. ये current year price, ये base year price. It is not a good tool for measuring the economic growth. ये इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बेटर टूल नहीं होता है मेजरमेंट करने के लिए, but it is a good tool for measuring the economic growth of a country. इट इज अफेक्टेड, ये इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए बेटर टूल क्यों नहीं है, बिकॉज ये करंट ईयर का प्राइस को ही लेता है। करंट ईयर मतलब अभी जैसे 2026 है, ये 2026 का ही प्राइस को कंसीडर करेगा। सो हम प्रेजेंट का प्राइस को प्रेजेंट के क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कंट्री कितना डेवलप किया है। बट ये जो है ये बेस ईयर के प्राइस को लेता है। सपोज छोटा ईयर के प्राइस को लिया, अब जैसे एग्जांपल 2018 है एंड 2026 को कंपेयर कर रहा है, तो इससे पता चलेगा कि हाँ इंडिया में या किसी भी कंट्री में क्या क्या चेंजेस आया है या क्या क्या चेंजेस लाने का जरूरत है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों, बिकॉज ये करंट ईयर प्राइस पे आता है, एंड इट इज अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि ये बेस ईयर प्राइस पे आता है।
सेम इट इज नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द नेशनल इनकम बिकॉज अगर ये करेंट प्राइस पे रहता है, बट इट इज अ गुड टूल बिकॉज ये बेस ईयर प्राइस पे रहता है, ठीक है। इट इज अफेक्टेड ड्यू टू प्राइस एंड क्वांटिटी, अभी मैंने बताया ये सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी पर फोकस करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे करता है, बिकॉज प्राइस तो आपका फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, बट ये करंट ईयर प्राइस को देखता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, बट इसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी। याद रखना ये चीज, क्लियर रहा है आपको, एकदम मेक श्योर करके चलना, ये सारा का सारा डिफरेंशिएशन और जो टिप पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में पूछ देगा, क्या पूछेगा, मैंने पढ़ाया आपको नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, बोर्ड एग्जाम में बोल देगा डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम या नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी एंड कांस्टेंट प्राइस को बोलते हैं रियल जीडीपी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर इसका समरी बताएं, समरी क्या है प्यारे बच्चों, कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस में दोनों में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, बट करंट ईयर प्राइस में आपका करंट ईयर प्राइस से कंपेयर करते हैं और कांस्टेंट प्राइस है बेस ईयर से करते हैं। गुड टूल कौन सा होता है तुम्हारा, या आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए गुड टूल कौन सा है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बेटर टूल होता है। क्यों, बिकॉज करंट ईयर प्राइस में हम लोग हमेशा करंट ईयर प्राइस से कंपेयर करते हैं, बट कांस्टेंट प्राइस में हमेशा बेस ईयर से करते हैं, तो बेस ईयर इज ऑलवेज बेटर एंड बेस्ट एज कंपेयर टू करंट ईयर प्राइस। चलो ये भी डन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, तो बहुत छोटू छोटू वाला है। रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो, मनी फ्लो। Real flow refers to the flow of factor services from household to firm, and money flow refers to the flow of factor income from firm to household. It involves exchange of goods and service. It involves exchange of money. There are difficulties of barter system exchange of goods and service. There is no such difficulty. It is known as physical flow. It is known as nominal flow. छोटू छोटू सा तो ध्यान रखना। चल ये भी हो गया। स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, तो स्टॉक वेरिएबल मैंने कितने बार बताया, स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम लोग कभी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। इट डू नॉट हैव टाइम डायमेंशन, इट हैव टाइम डायमेंशन। ये कांस्टेंट होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, ये डायनामिक, ये चलते रहता है, चेंजेस आते रहता है, बढ़ते रहता है, फ्लो होते रहता है। जैसे पॉपुलेशन ऑन 31 मार्च 2023 बोला, स्टॉक एग्जैक्ट बोला, ये नंबर ऑफ बर्थ इन 2023, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बोला है कि 31 मार्च को ही कितना था, ये पूरा एंटायर मार्च का बोला, तो ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं है, और ये पूरा पीरियड ऑफ टाइम है। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, और यहां पर क्या बोला, मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2024। इसका एग्जाम्पल है मनी सप्लाई, इसका एग्जाम्पल है आपका ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड। इतना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा जान के चलो। सेम एक और डिफरेंस आता है आपका, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एमपी एंड जीडीपी एनएनपीएफसी। अगेन ये लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जीडीपी, यहाँ पे लिख दो, डर्टी डर्टी हो जा रहा है, जीडीपी एमपी एंड यहाँ पर एनएनपीएफसी तो लिखा ही हो, ओ सॉरी लिखा हुआ है, सॉरी मिस्टेक, लिखा हुआ है। अब अगेन आप पहले देख लो, दोनों का सेम डेफिनेशन रहेगा। ये डी है तो प्रोड्यूस बाय डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एन है तो प्रोड्यूस बाय द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, प्रोड्यूस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड। जब ये डी है तो इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एन है तो प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। डन। अब ये जी है तो इट इज बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन, एन है तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन। ये डी है तो इट डू नॉट इंक्लूड एनएफआईए, इट इंक्लूड्स एनएफआईए। एमपी है तो इट इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस एंड इट इज बेस्ड ऑन फैक्टर कॉस्ट। ये भी हो गया डन। चल सर जी इतना फास्ट, बिल्कुल भाई बोर्ड एग्जाम है। चलो अब अगेन ये सेम रिपीटेड है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट बजट में बता रखा है, तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अब आते हैं income method and their precautions, expenditure method and their precautions, value added and their precautions, जो बहुत ज्यादा बार आपसे पूछे जाएंगे, तो प्लीज आप मेक श्योर करके चलना कि आप एक भी मिस्टेक्स ना करो। चलो इनकम मेथड, नाम से पता चल रहा है, इनकम मेथड इज अ टाइप ऑफ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम।
ठीक है। अब इनकम मेथड में क्या क्या आता है, फॉर्मूला आपको पता है, सीओई यहां लिख दे रहे, एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई आता है। तो सेम यहां पर बोलेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पहला रहेगा, नहीं दिख रहा है, हाँ ये भी नहीं दिख रहा, डर्टी। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अब कंपनसेशन किसको मिलता है, एम्प्लॉइज को मिलता है। कौन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर। क्यों प्रोवाइड करेगा, सर्विस देने के बाद। तो इट इज अ टाइप ऑफ फैक्टर इनकम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन रिटर्न ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड। ठीक है। अब आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी। अगेन सोशल सिक्योरिटी कौन देगा, एम्प्लॉयर्स देगा। किसको देगा, एम्प्लॉयज को देगा। क्यों देगा, इन रिटर्न ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड। अब आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तो व्हाट इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दीज आर द मॉनेटरी बेनिफिट paid by the employer to the employee in return of factor services provided by the household। ये कैश के रूप में देगा। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड क्या होता है, दीज आर द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है, मनी के अलावा बहुत सारा बेनिफिट्स दिया जाता है एम्प्लॉयर्स के थ्रू एम्प्लॉइज को, जैसे एजुकेशन फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। So wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, employers contribution for social security, ये तीनों ही आता है सीओई में। अब आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो व्हाट इज रेंट, रेंट आल्सो एक तरह का इनकम होता है या नेशनल इनकम होता है which earn through ownership right, royalty is a part of national income which earn through leasing right, इंटरेस्ट भी से भी हम लोग कमाते हैं, तो इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अर्न थ्रू लेंडिंग फंड्स। एंड प्रॉफिट से भी हम लोग बहुत कमाते हैं, तो प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ रिवॉर्ड फॉर दोज बिजनेसमैन हु बियर्स द रिस्क। ये जितने भी इनकम है, या कंट्री में एक ही सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो ये सारा सोर्सेज ऑफ इनकम को हम डिस्कशन करेंगे जो इनकम मेथड में इंक्लूड होते हैं। अब प्रॉफिट जब नहीं दिया होता है, तो मैंने बता रखा था सम्स में, प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू थ्री कैटेगरी, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट। तो डायरेक्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द फर्म और एनी अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाता है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, कुछ प्रॉफिट अपने पास रिजर्व करके रखता है, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, सेल्फ फाइनेंसिंग या इंटरनल फाइनेंसिंग। डेफिनेशन के पॉइंट से देखेंगे तो इट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन that do not distribute entire profit, some part of profit is kept as reserve, is said to be undistributed profit। अब आता है डिविडेंड। डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर को। So dividend is a part of profit paid to the shareholder, कहां से, from the ratio of shareholdings। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, वो सारे पीपल जो अपने खुद के प्रोफेशन में बिजी हैं, डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर, उनकी इनकम को भी तो हम इंक्लूड करेंगे। तो इट्स अ टाइप ऑफ नेशनल इनकम अर्न्ड बाय दोज पर्सन हु इज बिजी इन देयर ओन प्रोफेशन एंड ओन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ये भी पूछा जाएगा। चलो अब आता है प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशंस मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले प्रिकॉशंस, ये बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। मतलब जब इनकम मेथड को हम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे चीज को नहीं लिया जाता है, बिकॉज अगर उसको ले, उसका वैल्यू ऑलरेडी वो इंक्लूडेड रहता है, तो अगर वो फिर से ले लेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। इसलिए क्या क्या प्रिकॉशंस है ध्यान देंगे। ट्रांसफर इनकम, अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, हमेशा फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं। तो ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अर्न्ड विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ये सबका एक समरी आपको बताना चाहूंगा जो सबसे बेटर है। नेशनल इनकम में वही चीज इंक्लूड होता है जिससे या तो प्रोडक्शन होता है, या प्रोडक्टिव एक्टिविटी होता है, या सर्विस दिया जाता है। याद रखना, किसी और को खुद को सर्विस देंगे वो इंक्लूड नहीं होता है, किसी और को सर्विस देंगे इंक्लूड होगा। खुद के लिए प्रोडक्शन करेंगे वो इंक्लूड होगा, किसी और के लिए प्रोडक्शन करेंगे वो भी इंक्लूड होगा। मतलब सर्विस खुद को देंगे वो कभी इंक्लूड नहीं होता है, किसी और को देंगे इंक्लूड होगा। खुद के लिए प्रोडक्शन करेंगे इंक्लूड होगा, खुद किसी और के लिए प्रोडक्शन करेंगे वो भी इंक्लूड होगा। चलो, ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बता दिए, बिकॉज इट इज अर्न्ड विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विस या प्रोडक्टिव एक्टिविटी, सब सेम है।
इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होता है। क्यों इंक्लूड नहीं होता है? बिकॉज याद रखना सेकेंड हैंड गुड्स है तो उसका वैल्यू ऑलरेडी उसका फाइनल सेल में ऐड हो चुका है जब वो पहले बार सेल हुआ था। तो इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट्स वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट्स ओरिजिनल सेल। जब वो ओरिजिनली सेल हुआ था तब उसका वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड था। अगर उसको फिर से इंक्लूड करेंगे तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। इनकम फ्रॉम इंटरमीडिएट गुड्स मैंने भी बताया इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता है बिकॉज जब वो पूरा फाइनली बन जाएगा तब इंक्लूड होगा। तो इट्स वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट्स फाइनल सेल एंड इफ इट विल बी एडेड इट विल लीड टू डबल काउंटिंग, इसलिए वो इंक्लूड नहीं होता है। इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स का मतलब क्या? आपका लॉटरी हो गया, ये सबसे लॉटरी हो गया, स्मगलिंग हो गया, ये सबसे अगर हम कमाएंगे तो इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज क्राइम है, इसलिए नहीं, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। सो अगर इंक्लूड करेंगे तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सबसे कमाया हुआ इनकम को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है बिकॉज इट डज नॉट लीड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी या करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं होता है। इसलिए ये सारा प्रिकॉशंस ऑन योर टिप आप रट के जाओ, आप याद करके जाओ। चल ये भी डन हो गया। नेक्स्ट अब आप एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस पे। चलो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? The expenditure method is a type of method which is used to calculate all the sources of expenditure. Again expenditure में private plus government मैंने बताया था। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है, अगर फिक्स्ड होगा तो चेंज स्टॉक लेंगे, नेट एक्सपोर्ट रहा तो प्लस, नेट इंपोर्ट रहा तो माइनस, ये न्यूमेरिकल बताया। अब थ्योरी में क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक एंड नेट एक्सपोर्ट, ये थ्योरी है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये खर्चा है, किसका है? हाउस होल्ड का। किस पर करेगा? कंज्यूमर गुड्स पे। गवर्नमेंट किस पर खर्चा करेगा? कैपिटल गुड्स पे। तो इट्स अ टाइप ऑफ दोनों पे करेगा। तो इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन परचेज ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, जैसे डिफेंस पर, लॉ पे, मेडिकल पे एक्सेट्रा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक बढ़ाने पर जब खर्च करेंगे दैट इज सेड टू बी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1 2 3 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ these are those expenditure which is incurred on purchase of fixed asset। अब ये फिक्स्ड एसेट को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है, डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। These are those expenditure which is incurred on purchase of plant and machinery। रेसिडेंशियल नाम से पता चल रहा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस, एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक के लिए फॉर बिल्डिंग ब्रिजेस, फ्लाईओवर एक्सेट्रा। अब आता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? तो चेंज इन स्टॉक रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। What is net export? Net export refers to the difference between export and import। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड का थ्योरी डन। अब आते हैं इसके प्रिकॉशंस पे। एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करने का भी बहुत सारा प्रिकॉशंस है, अगर उसको नहीं इंक्लूड करेंगे तो भैया डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो जो आप इनकम मेथड में पढ़े सेम यहां पर भी सेम है, ऐसा नहीं कि यहां पर अलग पढ़ना है, एकदम सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इनकम मेथड में इनकम कब होता है? सेल करने से, और एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर कब होगा? परचेज करने से। तो जहां जहां इनकम बोले थे, जहां जहां सेल बोले थे, अब आप क्या बोलोगे? परचेज। खत्म। जैसे ट्रांसफर इनकम था, ये ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फ्री फोकर का खर्चा है। एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स पे कमाया हुआ इनकम भी नहीं आता है, ना खर्च किया हुआ नेशनल इनकम में आता है बिकॉज इट्स वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट्स ओरिजिनल। वहां सेल बोलते थे बिकॉज इनकम हुआ, यहाँ परचेज बोलेंगे बिकॉज खर्चा हुआ। एंड इफ इट विल बी एडेड इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। अगेन एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स अगेन इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज उसका वैल्यू ऑलरेडी फाइनल, सेल नहीं बोलेंगे, परचेज, बिकॉज सेल इनकम मेथड में था, विल बी इंक्लूडेड इन इट्स फाइनल परचेज एंड इफ इट विल बी एडेड इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। वो इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स था, यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन विंडफॉल गेन्स, अगर गैम्बलिंग से, स्मगलिंग पे आप खर्च कर रहे हो वो इंक्लूड नहीं होता है बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी।
एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स पे जो भी आप खर्च करोगे इंक्लूड नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट लीड टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक एक्स्ट्रा है, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट, खुद के लिए प्रोडक्शन करेंगे, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। चलो ये भी डन हो गया। अब लास्ट है वैल्यू एडेड, ये यहीं पर डाल दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी, ये भी वीवीआईपी है, यहां नहीं लिख रहा है, वीवीआईपी स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगेन प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड, तो इनकम में सेल बोलते थे, एक्सपेंडिचर में परचेज बोलते थे, वैल्यू एड में सेल एंड परचेज दोनों बोलेंगे। तो सेल एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट्स वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एंड इफ इट विल बी एडेड इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स भी नहीं आएगा, अगर वो इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग होगा। सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड, खुद को सर्विस देंगे वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दीज आर नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट्स मार्केट वैल्यू, इसलिए वो सर्विसेज किसी को देंगे तो इंक्लूड होता है, बट खुद के लिए सर्विस इंक्लूड नहीं होगा। खुद को खाना बनाकर खिला रहे इंक्लूड नहीं होगा, बट किसी और को सर्विस दे रहे हैं, रेस्टोरेंट में हम काम कर रहे हैं, इट विल बी इंक्लूडेड। Change in stock will be included in national income Q because it is a part of capital formation. Production of goods for others and self consumption include होगा because production तो हो रहा है, खुद के लिए करे या किसी और के लिए करे, प्रोडक्शन होने से मतलब है, प्रोडक्शन हुआ तो इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। डन 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 डन। चलो प्रिकॉशंस तो भैया बता दिया, सारा थ्योरी ऑलमोस्ट कवर कर लिया। अब थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कशन करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस जो भैया आपका गेम पलट देंगे। क्या है? विच इज बेटर, रियल और नॉमिनल। अभी मैंने बताया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में डिफरेंस बताया, तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि विच इज बेटर, रियल और नॉमिनल। बच्चों रियल क्यों? बिकॉज नॉमिनल जीडीपी को नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस बोलते हैं एंड रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। करंट प्राइस में हमेशा करंट ईयर का प्राइस को लेते हैं, बट कांस्टेंट प्राइस को बेस ईयर का प्राइस को लेते हैं, तो बेस ईयर से फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। इसलिए विच इज बेटर, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बेटर है। क्यों बेटर है? इसके पीछे 3 रीजन है, याद करके चला, 3 रीजन है। पहला, रियल जीडीपी इज बेटर बिकॉज इट हेल्प्स टू नो द इंपैक्ट of increase in production of goods and services affected due to change in physical output only। मतलब ये याद करना पड़ेगा आपको, it helps to know the impact, क्या impact आया है on production of goods and services पे affected due to change in physical output only। आउटपुट में क्या चेंज आया है ये पता करने में हेल्प करते हैं। क्यों? बिकॉज ये प्राइस को कंसिडर नहीं करता है, ये सिर्फ क्वांटिटी को कंसिडर करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट हेल्प्स टू मेजर पीरियोडिक कंपैरिजन, अलग अलग पीरियड में कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, इसलिए ये बेटर है। दूसरा, इट हेल्प्स टू मेजर इंटरनेशनल कंपैरिजन, इसलिए वो बेटर है। तो ये चीज आप मेक श्योर करके चल जाना कि विच इज बेटर, रियल और नॉमिनल। रियल, ये बहुत वीवीआईपी भाई पहले लिख दे रहे हैं, वीवीआईपी स्टार 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 और स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग तरीका से पूछा जाता है। आप बस इतना मेक श्योर करके चलना, कहीं पर भी थ्योरी में नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस या सॉरी थ्योरी में बोलेगा विच इज बेटर, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस या कांस्टेंट प्राइस बोल देगा, या रियल और नॉमिनल बोल देगा। बेटर इंडिकेटर बोलेगा, विच इज बेटर इंडिकेटर, कुछ भी लिखकर अगर बोला बेटर इंडिकेटर, भैया आंख बंद करके एकदम यही पूछ रहा है, विच इज बेटर, नॉमिनल और रियल जीडीपी ही पूछ रहा है। बेटर इंडिकेटर करके भी लिखेगा तो यही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है एकदम। चल ये भी हो गया। अब अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यू टू इंक्रीज इन जीडीपी डज इट लीड्स टू वेलफेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो भैया मैं 5 स्टार दूंगा। 1 2 3 4 एंड 5 वीवीआईपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर इतना इंपॉर्टेंट, प्लीज बताइए। तो जनरली जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर होता है, बट कुछ कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन है जहां पर जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर नहीं होता है। ये सिर्फ 5 पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज इन प्राइस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एक्सटर्नलिटी एंड हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये 5 प्लेसेस है जहां पर जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर नहीं होता है, एक्सेप्शनल कंडीशन है। बहुत अलग अलग तरीके से ये पूछे जाते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़कर कि वेदर इट लीड्स टू वेलफेयर और नॉट। तो ये क्वेश्चन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, इन लोग दोनों में बेटर इंडिकेटर बोलेगा, ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा वेलफेयर, लास्ट में लिख दिया वेलफेयर, मतलब भैया यही चीज पूछा है,
एकदम कंफ्यूजन नहीं होना। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जीडीपी के बढ़ने से इनकम बढ़ता है और इनकम बढ़ने से इनइक्वालिटीज प्रमोट हो जाता है। ऑब्वियसली रिच बिकम मोर रिचर, पुअर बिकम मोर पुअर। सो ड्यू टू इंक्रीज इन जीडीपी इट डज नॉट लीड टू वेलफेयर, वेलफेयर नहीं होता है। चेंज इन प्राइस, अब जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ने से सामान और महंगा हो गया एंड महंगाई आने से क्या होता है, इन्फ्लेशन। सो इट डू नॉट लीड टू वेलफेयर। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, अब ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है, ये वो सारा एक्टिविटी होता है विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे अब हमारे मम्मी पेरेंट कोई भी घर में खाना बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो बहुत प्यार से बनाते हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट्स मार्केट वैल्यूज को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर हुआ क्या, नहीं हुआ उनका वेलफेयर। एक्सटर्नलिटी, ये तो भैया अलग से वीवीआईपी मैं बोलूंगा, अलग से वीवीआईपी, डर्टी वीवीआईपी लिख दिया, वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नलिटी ये अलग से बार बार पूछा जाता है स्पेसिफिकली, व्हाट इज एक्सटर्नलिटी। सो दीज आर द हार्म्स और बेनिफिट, ये हार्म्स और बेनिफिट होता है, इससे पीपल को या तो हार्म होता है या तो बेनिफिट होता है। अगर हार्म होता है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी पे नहीं करते हैं, फाइन पे नहीं करते हैं, एंड बेनिफिट होता है तो एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करते हैं, दैट इज सेड टू बी एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज भी बोलते हैं। दीज आर द हार्म्स और बेनिफिट कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा चार्ज और पेनल्टी। ये दो तरह का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर इससे कुछ नेगेटिविटी आ रहा है दैट इज सेड टू बी नेगेटिव, अगर पॉजिटिविटी आ रहा है तो पॉजिटिविटी। जैसे जनरली ये इन्वायरमेंट को लेकर बोल रहा है, अगर इस किसी भी एक्टिविटी से इन्वायरमेंट का बुराई होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, एंड अगर इस एक्टिविटी से इन्वायरमेंट का अच्छाई होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। जैसे स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से स्मोक आ रहा है, ये क्या होगा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, बिकॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है एंड इसके लिए हम कोई पेनल्टी पे नहीं करते। पॉजिटिव क्या है, पब्लिक पार्क जो हमारे सबके लिए है एंड उसके लिए कोई हम एक्स्ट्रा चार्ज पे करते नहीं, हम लोग आराम से घूम फिर के खा पी के पूरा सो वो के आराम से घूम फिर के आते हैं, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करते, दैट इज सेड टू बी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। लास्ट, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जीडीपी के बढ़ने से पॉपुलेशन जब तेजी से बढ़ रहा है लेकिन उसके चक्कर में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस कम हो जाता है, तो क्या हमारा वेलफेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये 5 एक्सेप्शनल कंडीशन है जिसको आपको लेकर चलना है माइंड में। बट ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आता है इसमें वेलफेयर होता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ईवी को प्रमोट किया, प्लीज ध्यान से देखना वीडियो को और सुनना, गवर्नमेंट ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया, वेलफेयर होगा क्या, बिल्कुल होगा। गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाया, डैम्स बनाया, फ्लाईओवर बनाया, वेलफेयर होगा क्या, बिल्कुल होगा, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट योगा को प्रमोट किया, वेलफेयर हुआ क्या, बिल्कुल हुआ, पीपल फिट रहने लगे। तो ये आपको समझने पे समझ में आएगा कि वेदर इट इज लीड्स टू वेलफेयर और नॉट, ठीक है। एक ऑयल रिफाइनरी वाले भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑयल रिफाइनरी से अब जो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये वाटर बॉडी को पल्यूट कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन हुआ ना। मैंने बताया कि पॉल्यूशन कभी भी हो रहा है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट हुआ इन नेगेटिव मैनर, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव मैनर में इंपैक्ट हुआ, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ये भी टॉपिक समाप्त। अब आता है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या है, मैंने अभी बताया। डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, कभी भी, जैसे मैंने क्या बताया प्रिकॉशन में कि सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड और सेकंड हैंड गुड्स को नहीं लेते हैं। तो जब फाइनल गुड्स के साथ सेकंड हैंड गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड को ऐड करते हैं दैट इज सेड टू बी डबल काउंटिंग। सेम लिखा है, डबल काउंटिंग इज अ प्रॉब्लम व्हेन वी ऐड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सेकंड हैंड गुड्स अलोंग विद फाइनल गुड्स, दैट इज सेड टू बी डबल काउंटिंग। चलो अब आता है हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अगेन जितने भी प्रिकॉशंस है उसको लिख दोगे तो भी चलेगा, या हाउ टू अवॉइड फाइनल आउटपुट को ही लेना है। वैल्यू एड क्या, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स आर टू बी टेकन। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन। मतलब इन शॉर्ट फाइनल गुड्स को ही लेना है, सेकंड हैंड गुड्स को नहीं लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है, विंडफॉल गेन्स को नहीं लेना। आप ये भी लिख दोगे आप चलेगा। कंजम्पशन गुड्स, दीज गुड्स आर, अच्छा ये अलग हो गया, सॉरी सॉरी, ओके ये अलग है, चलो ये हो गया। तो प्रिकॉशंस क्या डबल काउंटिंग का, जो आप, या हाउ टू सॉल्व डबल काउंटिंग, तो जितने प्रिकॉशंस आप लिख दो, ये सबको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई। एनएफआई का 3 कंपोनेंट्स होता है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट रिटेन्ड अर्निंग, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नेट रिटेन्ड अर्निंग।
इसको शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं, NFI क्या होता है? इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप अपने कंट्री से कमा रहे हो तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरे देश से अगर आप कमा रहे हो सैलरी, दैट इज नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सिमिलरली नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर आप अपने कंट्री से ही प्रॉपर्टीज की रेंटल इनकम के थ्रू कमा रहे हो, दैट इज सेड टू बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लेकिन आपका रेंटल इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है, दैट इज नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर आपका कंपनी इंडिया में है और आप उसके प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट इज सेड टू बी रिटेन्ड अर्निंग। बट अगर आपका कंपनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है और अगर आप वहां से प्रॉफिट कमा रहे हो तो नेट रिटेन्ड अर्निंग। डन। अब एक छोटू सा चीज है, कंजम्पशन गुड्स में मैंने बता दिया है। कंजम्पशन गुड को बहुत अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स जो अगेन एंड अगेन यूज होता है, सेमी ड्यूरेबल जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज होता है, एंड नॉन ड्यूरेबल जो एक ही बार उसको यूज करते हैं। ठीक है। सर्विसेज क्या होता है? विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी या विच हेल्प्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जिसमें दोज इन्वेस्टमेंट इन विच डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड, एंड नेट इन्वेस्टमेंट इन विच डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड। चलो ये हो गया। सब्सिडीज हमें पता है, फाइनेंशियल हेल्प होता है गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। डन। चलो जो इंपॉर्टेंट था मैंने फोकस करवाया, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो स्किप कर रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी बहुत पढ़ना है। चलो अब लास्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? मतलब इनकम कैसे सर्कुलेट होता है वो इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पर्सन ए से पर्सन बी के पास कैसे जाता है, वो किसी का इनकम किसी का एक्सपेंडिचर हो जाता है, ये सारा इनकम डिस्कशन करेंगे। मतलब हम जो पैसा खर्च करते हैं वो घूम फिर कर हमारे पास ही आ जाता है, दैट इज सेड टू बी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। So what is circular flow of income? Circular flow of income refers to generation of income, कैसे? Through production, distribution and finally circulation of income from household to firm in a form of consumption expenditure. इनकम सर्कुलेट कैसे होता है? प्रोडक्शन करके, डिस्ट्रीब्यूट करके एंड वापस जो इनकम कमाते हैं उसको खर्च कर देते हैं ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स, दैट इज सेड टू बी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका 3 फेज होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। हिंदी में बताऊं, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम प्रोडक्शन की उसके बदले में हमको इनकम मिलता है, दैट इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि जो हम कमाए वो अगेन हम अपने रिक्वायरमेंट्स पर खर्च करते हैं, दैट इज सेड टू बी डिस्पोजिशन। तो प्रोडक्शन फेज, इन दिस फेज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल। Distribution phase it refers to the flow of factor income for providing factor services, and disposition phase क्या होता है? The amount of factor income which is earned by household, जो हम कमाते हैं, is spent on consumption expenditure on various types of goods and service। तो कभी भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर आपसे पूछेगा, आप ये पूरा एंटायर लिखोगे और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम भी बनाओगे जो आगे डिस्कशन करेंगे। अब आता रियल फ्लो है मनी फ्लो। तो सबसे पहले याद रखना कि आपको प्लस 2 में सिर्फ 2 ही सेक्टर के बारे में पढ़ना है, दैट इज हाउसहोल्ड एंड फर्म। आपने बना दिया। अब रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो वो फ्लो होता है इसमें सर्विस प्रोवाइड करने वाला कौन है? हाउसहोल्ड, एंड गुड्स प्रोड्यूस करने वाला कौन है? फर्म। तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस, कौन देगा? हाउसहोल्ड, इसको देगा फर्म को, एंड फर्म उसके बदले में क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोरस्पॉन्डिंगली फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज सेड टू बी रियल फ्लो। Real flow refers to the flow of factor service from household to firm, and correspondingly flow of goods and services from firm to household। That। चलो अब आता है मनी फ्लो। अब मनी फ्लो में क्या है भैया? मनी फ्लो में अब हम काम कर दिए, हमको पेमेंट मिलेगा। अगेन यहाँ पर 2 सेक्टर ही है, हाउसहोल्ड है एंड फर्म है। अब पेमेंट कौन करेगा? फर्म करेगा। तो फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड, एंड हाउसहोल्ड क्या करेगा? अब जो कमाया सो खर्च कर देगा। correspondingly flow of consumption expenditure in a form of goods and services from household to firm। So real flow refers to the flow of factor services from household to firm, and correspondingly flow of goods and services from firm to household। Money flow refers to the flow of factor payment from firm to household, and correspondingly flow of consumption expenditure in a form of goods and services। कौन खर्च करेगा? हाउसहोल्ड से फर्म। डन। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। चलो अब ये चैप्टर का लास्ट समापन है। अब जब ये रियल फ्लो और मनी फ्लो आपस में मिलेगा तो बनेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे मैंने अभी बताया सेक्टर्स 2 ही होगा, हाउसहोल्ड एंड फर्म।
अब दो ये रियल फ्लो एंड मनी फ्लो जब आपस से मिलेगा उसको बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब रियल फ्लो में क्या था, हाउस होल्ड सर्विस देगा फर्म को, फर्म क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विस बनाकर हाउस होल्ड को बेच देगा, ये क्या हो गया आपका रियल फ्लो। अब जो हम कमाए, जो हम काम किए उसके बदले हमको पेमेंट मिलेगा, फर्म देगा इन अ फॉर्म ऑफ फैक्ट्री इनकम, किसको देगा, हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड जो कमाया वो खर्च कर देगा गुड्स एंड सर्विस पे इन अ फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। तो अगेन ये दोनों फ्लो आपस में मिला तो क्या बन गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो अगेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अभी बताया मैंने कि टू ही सेक्टर पढ़ना है, हाउस होल्ड एंड फर्म, तो इंक्लूड हाउस होल्ड एंड फर्म व्हिच मींस दैट देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। डन। अभी सर्विस कौन देगा, हाउस होल्ड देगा, सो हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विस टू फर्म, हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विस फर्म को देगा, एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विस ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है फर्म को, और फर्म भी सर्विस हाउस होल्ड से ही लेता है। फिर फर्म क्या करेगा, गुड्स प्रोड्यूस कर देगा, जैसे जैसे आप ये बनाए हो वैसे ही एक्सप्लेन करना है। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विस एंड किसको बेचेगा, हाउस होल्ड को। अब कमाना भैया, पैसा तो जरूरी है, माल पानी तो जरूरी है, सो firm provides factory income to household in return of factor services provided by the household। अब मनी दे देगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में। एंड अब जो भी ये कमाया, द अमाउंट ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय हाउसहोल्ड, जो भी कमाया स्पेंट ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो अपने ऊपर खर्च कर देगा इन अ फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आउटर लूप शोज रियल फ्लो, इनर लूप शोज मनी फ्लो। डन सर, डन, पूरा डन, थियोरी पार्ट डन, इसको कर लो, इसके बाहर से नहीं आएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह आपके बता दिया बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो लेंथी हो चुका है। प्लीज मेक श्योर करना बच्चों, ये पूरा थ्योरी पार्ट आप देख लेना, बहुत बेनिफिट मिलेगा, सर ने बहुत मेहनत कर रखा आपके लिए ताकि आप लोगों का मार्क्स बहुत अच्छा से आए। ठीक है प्यारे बच्चों, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाय बाय प्यारे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।